अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम हरफिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी सफ़ों में तब्दीलियां हो रही हैं, नए इत्तेहाद बनकर सामने आ रहे हैं। वो जो कल तक दोस्त थे, आने वाले दिनों में हो सकता है दुश्मन हो, और अभी उनकी दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। चीन और रूस का झुकाव पाकिस्तान की जानिब है और पाकिस्तान भी रूस को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए खुलकर सामने आ चुका है। यानी सफबंदियां अलग अलग तरह से हो रही हैं। अब भारत जो अपने नजरियात की वजह से इंतहा पसंद समझा जाता है, बज़ाहिर दुनिया के सामने सेकुलर बनता है, लेकिन वो अपने साथ अमेरिका को मिलाकर ईरान और अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के साथ खुलकर खेलना चाह रहा है। ये इंतहाई स्ट्रेटेजिक किस्म की जंग है और सिफारती सतह पर खेली जा रही है। दो तरह की सफबंदियां हो रही हैं। इन सफबंदियों के इलाकाई सतह पर क्या नतायज होंगे, आने वाले दिनों में कितने बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, पाकिस्तान का CPEC किन किन की आंखों में खटक रहा है, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बातचीत होगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हरफिराज। बैनुल-अक़वामी सतह पर नई सफबंदियां हो रही हैं और पाकिस्तान ने रशिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ऑफर की है। कल तक यह ऑफर अमेरिका के लिए महदूद थी, लेकिन क्या पाकिस्तान को अब अंदाजा हो चुका है कि उसको अपने इत्तेहादी तब्दील करने होंगे? प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। और ये सब क्या वाकई अब पाकिस्तान को अंदाजा हो चुका? देखिए, इससे पहले कि हम उस बहस में करें, आज से कुछ शायद 2-1 हफ्ते पहले जी फाटा के बारे में गुफ्तगू करते हुए जी मैंने कहा था कि फाटा पे सबका इत्तफाक राय हो गया था और उस इत्तफाक राय से 3 लोगों ने बगावत की, बाहर निकल आए उस इत्तेहाद से, और उन्होंने फाटा को जम नहीं होने दिया। एक नवाज शरीफ साहब का नाम लिया था, एक मौलाना फजल रहमान का, एक महमूद खान अचकज़ई। और मैंने कहा था कि ये बुनियादी तौर पर इन्होंने एक खास लफ्ज़ बोला था जिसके ऊपर कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे, बाकी जगह बहुत ज्यादा गुफ्तगू के गद्दार का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था। आज मैं, चूंकि ये तीनों, इनमें मौलाना फजल रहमान एक आलम दीन है, ठीक, अरबी फारसी पढ़ी हुई है उन्होंने जी। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई भी पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेते नहीं, तो उसकी तालीम है, खैर हम कोयटा से जानते हैं। अच्छा, ठीक है। नवाज शरीफ साहब भी कम से कम स्पोर्ट्स सीट पे उन्होंने दाखिला लिया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, लेकिन पढ़े लिखे गवर्नमेंट कॉलेज। पहली बात यह है कि पहली डिक्शनरी दिखाइएगा ये उर्दू में इसका क्या मतलब है। उर्दू में गद्दार का मतलब है बेवफा, मुफसिद, बागी और नमक हराम। एक अब जरा इसका मस्तर जो आता है फारसी में, उसका जरा निकालिएगा। फारसी में जो गद्दार का मतलब क्या है, जहां से ये लफ्ज आया है, असल में अरबी से आया है जी, प्लीज, ठीक है। और ये तो उसकी, ये फारसी में इसका गद्दार का मतलब है बेसिकली के गद्दार, बागी, मुफसिद, बहुत ही बेवफा, नमक हराम और खाइन भी आ गया, अमानत और खयानत पर्शियन में, ठीक। सादक और अमीन ना हो तो खाइन हो जाता है और गद्दार मतलब में आ जाता है, ठीक। अब आ गया अगला। अब जहां से अरबी, जहां से असल मस्तर निकला है जी, उसमें आता है गदरा, ठीक। ये अब गदर अल मकान, ठीक। इसका लफ्ज़ गदर का मतलब है खयानत करना या अहद तोड़ना। अब बुनियादी पूरी डिस्कशन किस पे चल रही थी, फाटा क्यों जम नहीं हुआ, ठीक। अब पहली बात तो यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत मुझे अपने लफ्ज के खुद मानी पहनाने होते हैं हर बात। लेकिन और ये साहब एक लफ्ज है जिसका मतलब पूरी दुनिया में वही समझा जाता है जो कि परसेप्शन। आप जब आप उसको क्या करेक्ट करेंगे? हम नेशनल टीवी पे बैठे हैं। नहीं सुने, पहली बात तो करेक्शन की बात नहीं। अगर एक आदमी एक टांगे वाला एक मतलब ले लेता है तो मैंने उसको समझाना ना। अच्छा, मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आप करेक्ट करेंगे? नहीं, मैंने समझाना ना जी। कौन एजुकेट करेगा? हमने एजुकेट किया। आप मुझे ये बताइए, आप अपने किसी घर में बैठे हैं या किसी दोस्तों में बैठे हैं, आप कहते हैं हमसे गद्दारी कर दी उसने, आप उसको क्या कहेंगे? वो पाकिस्तान का गद्दार हो गया। तो बेवफाई के जुमरे में लिया जा सकता है? नहीं, लिया नहीं, लेते हो ना जी। टांगे वाला जिस वक्त आपस में टांगे वालों से बैठ के कहता है कि वो यूनियन से निकल गया, गद्दार है हमारा, तो क्या कहते हैं? वो पाकिस्तान का गद्दार हो गया। वही जो वो, ठीक। तो ये बुनियादी तौर पर अगर किसी ने ये मतलब समझा है इन तीनों में से
वो मतलब समझा है जो आप कह रहे हैं, जो आम आदमी समझता है। और आम आदमी की मैं नहीं कह रहा, परसेप्शन नहीं, अगर मौलाना मुफ्ती महमूद अरबी डिक्शनरी जानते हुए भी के बेटे अरबी डिक्शनरी जानते हुए फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने यही मतलब समझा है और नवाज शरीफ साहब ने भी यही मतलब, तो फिर माजरत मुझे कोई नहीं, मुझे किसी को तकलीफ कराना मकसद नहीं है। फिर मेरी तरफ से मैं माजरत, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं एक शायर हूं, और बुनियादी तौर पर मैं एक ड्रामा निगार हूं, और बुनियादी तौर पर मैं एक लिखारी हूं। मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना आता है और मैं उसके ठीक मतलब से इस्तेमाल करता हूं। डिफेंड करना भी आता है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे डिफेंड करने की बात नहीं है। चले अपने टॉपिक पे आते हैं, और ये सब टाइम बहुत कम है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान की तरफ से रशिया को ऑफर की गई है। पाकिस्तान को अंदाजा हो गया कि अमेरिका के तो हम हाथ धो बैठे हैं, या अमेरिका हमें छोड़ बैठा है, तो अब हमें रशिया को अपने साथ मिलाना ही मिलाना है। ठीक है, हाँ, नहीं देखें, पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने आज से नहीं छोड़ा। अमेरिका ने हमें छोड़ा है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। और हम वो लोग हैं, फिर हम बात करेंगे, कि जिन्हें बेवफाओं का पता नहीं चलता। अमेरिका ने उस दिन हमें छोड़ा था जिस दिन परवेज मुशर्रफ से ये वादा करके कि तुम्हारी मर्जी की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में हम बनाएंगे, उन्होंने भारत की मर्जी की गवर्नमेंट वहां बना दी थी और शुमारी तात की गवर्नमेंट आ गई। सही, पहली बेवफाई हमारे साथ अमेरिका ने की। लेकिन हमें बहुत इश्क है अमेरिका से, हमें उसकी माशूकी अच्छी लगती है, उसकी बेवफाइयां अच्छी लगती हैं। वो शाख साहब कहते थे हमें वो अच्छी लड़की लगती है जो 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 ज्यादा झूठ बोले, जो ज्यादा बेवफाई करे। ठीक है, आप हर बंदे को बेवफा लड़की अच्छी लगती, ठीक है। बात लूज, तो अमेरिका एक बेसिकली एक लूज वुमन की तरह पूरी दुनिया के अंदर है। कभी इससे वो है कि इससे बेवफाई की, इससे यारी की, इससे ना यारी की, इससे ये किया, पूरी दुनिया में उसका कोई। और एक तस्वर किया जाता है जो कहते हैं कि डिप्लोमेसी परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं होती। तो हम एक इसका मतलब ये है, तो आए हैं ना सर, इसका मतलब ये है कि परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप एक तवाइफ की जिंदगी गुजारते हैं मुल्क, ऐसा नहीं होता। आपकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसके आप चलते हैं। हर मुल्क की एक आइडियोलॉजी होती है यार, ये बात नहीं अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया कहती। तो उस दिन से बेवफाई शुरू हुई, फिर आस्ता आस्ता वहां पर इंडिया आता गया, फिर ये होता गया सब। हम कहते कि नहीं, अभी भी हम ठीक है, अभी भी ये। फिर उसने कहा ये नहीं, तुम्हारी इमदाद रोक देंगे। फिर कहा डू मोर। फिर आपका वो जो सलाला वाली चेक पोस्ट पे हमला किया, आपने पूरे के पूरे उसके कॉन्वॉयज रोके, उसने ड्रोन किया, आपको बताया नहीं। हमारे सारे सिविलियन क्या और फौजी क्या, हम यूं हाथ बांधे अमेरिका के सामने खड़े। अब हालत यह है कि अब बेवफाई का लेवल जी आ गया कि बड़ी सौकन दूसरी ले आया है घर में जी, भारत जी, सौकन भी पड़ोसन इश्क भी किया तो पड़ोसन से किया, पड़ोसन से जिससे हमारी लड़ाई है और उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो और फिर एक दूसरी पड़ोसन को कहा कि तुम ऐसा करो, हमने मुलाकात करनी है, अपना कोठा इस्तेमाल करने दो। इंडिया ईरान के कोठे पे चल के अमेरिका से मुलाकात कर रहा है। छतों से मुलाकातें होती है ना सर, इसमें तो वो क्या है, असर वानी का क्या शेर है कि वो तेरा दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। मुलाकात कहां हो रही है? अफगानिस्तान में कोठा इस्तेमाल हो रहा है ईरान का, वहां पर बैठ। अब आपने पूरा बिल्टअप कर लिया, अब हमारे लिए कोई रास्ता है? और ये सब इसमें फिर हमारी भी कहीं कमियां खामियां है ना, हमने देर में ये समझा कि बहुत बड़ी सफ़ें बदलनी चाहिए। बहुत पहले क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि हम आज तक यही समझते रहे थे कि हम दोनों को यारी को, चीन भी हमारा यार है, उस पर जान निसार है, ठीक है। वो और वो याद है आपको कि नवाज शरीफ साहब गए थे, शहबाज शरीफ साथ बैठे हुए थे, जी 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 जी। तो उन्होंने कहा कि चाइना फ्रेंडशिप, शहबाज शरीफ ने कहा कि अपना डीपर देन सी, फिर उन्होंने कहा अपना हायर देन, और फिर शहबाज शरीफ ने कहा हिमालय। वो लुकमा वो दे रहे थे, बड़ा मजेदार सा सीन है उनका बंदा, ठीक। लेकिन सिचुएशन ये है कि अब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सी पैक में हम अमेरिका के अब बगैर हमें चलना पड़ेगा। सही। चाइना को भी रियलाइज हो गया आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि अमेरिका के बगैर हमें चलना पड़ेगा। आपको पता है कि सबसे बड़ी जो खबर न्यूयॉर्क टाइम की ये है कि उन्होंने चाइना की ट्रेड्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। बहुत जबरदस्त, ये देखें, ये मेरे सामने कंसिडर रिस्ट्रिक्टिंग चाइना, बल्कि उनके रिसर्चर्स को कहा है कि खबरदार तुम यहां हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं कर सकते। चाइनीज रिसर्चर्स के बारे में चुप बंद। अच्छा, उसकी एक वजह मैं आपको बताऊं जी, अमेरिका सारे का सारा रिलाय कर रहा था सैटेलाइट के ऊपर।
कि सैटेलाइट पे गाइडेड होगी, सैटेलाइट से ड्रोन उड़ेंगे, सैटेलाइट से ये होगा। चाइना ने एक कमाल कर दिया है जो आज बताना चाहता हूं। चाइना ने कमाल ये किया है कि उनका अपना एक सैटेलाइट जो था वो फिजा में था, ठीक है। उन्होंने कहा इस सैटेलाइट को हम खुद तबाह करते हैं। बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा हम अपना तबाह करते हैं, लेकिन चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि स्टेट में सैटेलाइट तबाह कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर चाइना ने कल अमेरिकन सैटेलाइट तबाह किए तो अमेरिका की एयरलाइन चलना रुक जाएंगी, जीपीएस बंद हो जाएगा, चीजें जीपीएस बंद हो जाएंगी, अब तक रास्ते नहीं आते किसी को, आपका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अब स्पेस वॉर के लिए चाइना का ये बिल्ड, इसलिए अमेरिका को एक खौफ भी आ गया हुआ। तो ये बड़ी कैफियत में एक आखिरी सवाल और जब टाइम कम है, ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे ये बताएं, इंडिया इस सारी सिचुएशन में जिसके नजरियात इंतहा पसंद नजरियात हैं उसके, वो अपने मौसनों को कभी अपना नहीं समझता, उनको हमेशा दगा देता है, तो अमेरिका उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है। क्या अमेरिका की सिर्फ एक यारी है जी, और वो यारी है इसराइल से। और इसराइल को आपको पता है जो बॉम्बे अटैक में मारे गए थे, इसराइल के यहूदी भी मारे गए थे, अमेरिकन काप में वहां गए हुए थे। इसराइल जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो, तो तब मैं सुख से चैन से रहता हूं, और उसके लिए रास्ता है इंडिया और कंधा किसका है? ईरान, अमेरिका। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और सहाफियों से भी सिक्योरिटी वापस ली गई है। अक्सर सहाफियों से वापस ली गई, क्या सहाफियों को भी सिक्योरिटी की जरूरत है? जब वो इतने बड़े बड़े पैकेज लेते हैं तो वो अपनी जाती सिक्योरिटी क्यों नहीं बना लेते या हायर कर लेते? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बड़ी बड़ी शख्सियात यानी वीआईपी शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ली गई है, इनमें सहाफी भी शामिल हैं। अब सहाफी ऐसा कौन सा काम करते हैं जिनकी वजह से उनकी जान को खतरा होता है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो अलग बात है, लेकिन हर सहाफी अगर सिक्योरिटी लेगा तो फिर किस तरह से मामला चलेंगे? इस पर औरिया साहब से तो हम बातचीत करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार, सीजन्ड एंकर पर्सन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज नियो न्यूज जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब ने। नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहला सवाल सर, अगर किसी की जान को वाकई खतरा है, उनके इतने बड़े बड़े पैकेजेस हैं, ह्यूज पैकेजेस हैं, वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी क्यों नहीं हायर करते? क्यों वो पंजाब गवर्नमेंट को या वफाक को जहमत देते हैं और आवाम के टैक्स पर सिक्योरिटी लेते हैं? मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जमील ये औरिया साहब बहुत बेहतर जानते हैं और शायद मुझसे भी बेहतर जानते हैं। ये खुद सेक्रेटरी इत्तलात रहे हैं पंजाब के अंदर और बहुत सारी कहानियों के ये चश्मदीद गवाह भी हैं। बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर मैं तो समझता हूँ कि हम मुख्तलिफ माफियाज में डिवाइड हो चुके हैं। हर इदारा एक माफिया बन गया है और जिसमें मीडिया में बैठे हुए लोग भी अब ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर हुकूमतें बनाना और गिराना अब शायद मीडिया का काम है, और वो अपने आप को इतने वीवीआईपी समझना शुरू हो गए हैं कि हर जगह पे प्रोटोकॉल जो है, कल्चर उनकी भी तबीयत का खासा बन गया है। आप मुझे बताइए, बहुत से नाम जो आपके पास भी लिस्ट मौजूद है जिसमें ऐसे एंकर हजरात हैं, मेरे ख्याल में जिनको शायद जान का खतरा तो दूर की बात है, उनके हवा भी शायद करीब से नहीं गुजरती होगी ना। वो बेचारे किससे लड़ते हैं, ना बेजरर किस्म के आदमी हैं, ना उनके किसी अमल से किसी को ऐसा जो है वो खतरा लायक हो सकता है। लेकिन वो भी सिक्योरिटी का मसला पता है क्या है इस वक्त जमीर फारूकी साहब? और ये साहब ज्यादा जानते हैं कि ये एक प्रोटोकॉल कल्चर है और ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डील करते रहे हैं। एक फन्ने खान बंदा अपने साथ 2 गार्ड लेके चलता है तो उसका नशा ही कुछ और होता है। तो इस नशे से मेरे ख्याल में ये हमारे साथ बताइए। मतलब साहब मैं खास तौर पे इसलिए बुलाया था कि मैं नहीं चाहता था आज के खास तौर पे, मैं ज़ाहिर बात है वाक़िफ़ दरून हूं, तो मैं अपने राज को जो मैंने सामने थे वो खोलूं। आप जाहिर है सामने हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए बुनियादी तौर पर, ये जितने लोगों को मतलब हसन निसार साहब हैं, मतलब आफ्ताब इम्तियाज आलम है, मतलब फहद है, गरीदा फारूकी है, मतलब आप ये बताइए कि इनकी तनख्वाह में से अगर 10% ये अपना खैरात करते हैं उन गार्ड्स को ऊपर, और ये 15,000 रुपये में एक गार्ड मिल जाता है तो ठीक है, और 30,000 रुपये में बेहतरीन गार्ड मिल जाता है। और दुनिया पूरी में सर एक्टर होते हैं। एक फिल्म थी बॉडी गार्ड, उसकी
विटनी ह्यूस्टन की, जी, उसे जी। पूरा उसने चक्कर बताया था। पाकिस्तान से लड़के गए होते हैं, ये उनकी जाके गार्ड्स बनते हैं, ये फिल्मी अदाकार गार्ड रखते हैं, तो गुलकार गार्ड। क्या ये 10% या 1% मुझे पता है, आप बता सकते हैं कितने मुआवजे होंगे कि अगर से कितना फीसद खर्च करें तो ये गार्ड रख सकते हैं जाती 2-2, 3-3? मेरे ख्याल में और ये साहब 0.5% भी कोई अगर खर्च कर दे, 0.5 से भी 0.5 से भी तो कम। मेरा ख्याल है उनके लिए गार्ड्स रखना, एक नहीं कई गार्ड्स रखना बड़ा आसान है। जी, बिल्कुल लेकिन ठीक। बदकिस्मती ये है कि जो पुलिस का गार्ड आपके साथ होता है, हटो बच्चों की सदाएं लगाता है। मैं यकीन माने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक रोड पे, एक हमारे एक दोस्त जर्नलिस्ट हैं, उनकी गाड़ी से 2 गार्ड बाहर निकले और वो रास्ता हटा रहे थे। हटो बच्चों की सदाएं दी जा रही थी, रास्ता हटा दो भाई, साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती से ये वो कल्चर पैदा हुआ है पूरी सोसाइटी के अंदर कि हम हर शख्स रोब दबदबा चाहता है, हर शख्स अपना प्रोटोकॉल चाहता है। और अगर इस तरीके से स्टेट और ये साहब सब साफियों को गार्ड देना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में बाकी तो रियासत की और कुछ जिम्मेदारी ना रहे, सारी पुलिस आपको साफियों पर लगानी पड़ जाएगी। अब तो हजारों की तादाद में लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान जर्नलिस्ट हैं, एक एक इदारे में हजारों लोग काम करते हैं, तो फिर बाकी लोगों का क्या कसूर होगा जो स्क्रीन पे शक्ल दिखा लेते हैं, जो थोड़े से पॉपुलर हो गए टीवी स्क्रीन पे आने की वजह से। आप अगर उनको गार्ड देना शुरू कर देंगे तो बाकी लोगों का क्या कसूर है? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ब्लंट बोलते हैं, अब उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ब्लंट औरिया साहब भी बोलते हैं और उनका एक अपनी आइडियोलॉजी है जिससे बात करते हैं। नहीं औरिया साहब, मेरी बात पहले सुन लीजिएगा। मलिक साहब, ब्लंट आप भी बोलते हैं और आप एक चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज हैं, आपको मैंने कभी सिक्योरिटी के साथ नहीं देखा, ना ही औरिया साहब को देखा है। हसन निसार साहब कितना ब्लंट बोलते हैं और वो सिक्योरिटी लेते हैं। चले सहाफियों को छोड़ देते हैं, सहाफियों के चैनल्स के जो ओनर्स हैं मीर शकील और रहमान साहब, उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली। क्या ये लोग जो अरबों रुपए का बेनिफिट एनुअली लेते हैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी हायर नहीं कर सकते? मलिक साहब, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जब आपका इतना बड़ा आप इदारा चला रहे होते हैं तो आपके इदारे के अंदर पूरी एक सिक्योरिटी गार्ड्स की एक पूरी लिस्ट मौजूद होती है। आप अपने गार्ड्स लेके चलिए, उनको साथ लेके अपनी हिफाजत जरूर कीजिए। जैसा कि बात कर रहे थे ब्लड बोलने की बात, फिर तो औरिया साहब के पास ट्रक लगाना पड़ेगा ना औरिया साहब के साथ, बल्कि पुलिस नहीं रेंजर लगानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ, देखिए मसला ये है कि ये हमारे यहाँ कल्चर असल में पैदा हो चुका है कि अब मीडिया में काम करने वाले लोग भी और मीडिया हाउसेस के लोग भी ये समझते हैं कि इस शान और शौकत को उन्हें भी इंजॉय करना है जो बाकी हमारे तबकात, पुलिस अफसर इंजॉय कर रहा है, ब्यूरोक्रेट इंजॉय कर रहा है, सियासतदान इंजॉय कर रहा है। तो ये हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। तो अब मीडिया के लोग भी अपने आप को वीवीआईपी समझ के ना सिर्फ पुलिस गार्ड चाहते हैं, एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल चाहते हैं, पुलिस वाला रोक ले लाइसेंस दिखाने की बजाय उसे अपना मीडिया होने का रौब जमाते हैं। तो मैं समझता हूं ये मीडिया के लिए भी एक सोचने का मकाम है। और ये बहुत जो दिलाई है, ये बहुत अहम बात है। मलिक साहब, एक बहुत अहम है। 2-3 वाकयात मेरी नजरों में ऐसे गुजरे हैं कि एक मीडिया वाले ने कोई रास्ता गलत किया, इशारा काटा, वो वहीं खड़ा हो गया और अपने चैनल से गाड़ी मंगवा ली, उसको कहा मैं तुम्हें देख लूंगा। ये जो रवैया हमारे यहाँ बनता जा रहा है मलिक साहब, मैं वही अर्ज कर रहा था कि देखिए हम खुद को अपने आप को अब ये समझना शुरू हो गए हैं मीडिया वाले कि हम जो मर्जी कर लें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और हमने भी उसी तरीके से बिहेव करना है जैसे रियासत के अंदर अगर पुलिस के बारे में हमें शिकायत हैं तो हम भी पुलिस की जो शिकायत थी वैसी शिकायत हमारे वाले से लोगों को पैदा होनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा, और ये साहब एक जमाने में मीडिया में काम करने वाले लोगों को, वकला को, पुलिस अफसरान को क्रेडिट कार्ड नहीं बना के दिए जाते थे, बिल्कुल ठीक, इसलिए कि हम अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं मीडिया हाउसेस को, साफ्ती तंजीमों को यह सोचना पड़ेगा कि अगर हम वही काम करना शुरू कर देंगे जिसकी सुबह से लेकर शाम तक हम टीवी पे बैठ के अखबार के जरिए, कलम के जरिए तनकीद करते हैं, अगर वो काम मीडिया करेगा तो मीडिया की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? मीडिया पे मलिक साहब, ट्रस्ट कैसे? मलिक साहब, शर्मसारी की बात तो ये है कि सारा दिन आप जिनके खिलाफ उठ उठ कर बोलते हैं और ऐसा लगता है कि आपके जेरे जामा कुछ ऐसा लगा हुआ है स्प्रिंग्स के, आप उठ उठ के बात कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ बोलने के बावजूद आप उन्हीं से सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, यानी उसी गवर्नमेंट से सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। ये कितनी गलत बात है, कितना गलत रवैया है मलिक साहब? भाई ये सिक्योरिटी का इशू नहीं है जमील फारूकी साहब, और ये साहब बड़ा बेहतर समझते हैं, ये प्रोटोकॉल का मसला है। आप प्रोटोकॉल चाहते हैं, आप किसी दफ्तर में जाएंगे, पुलिस गार्ड आपके साथ होगा, दरवाजा खुलवा देगा। देखिए ना, अब जो बेचारा गार्ड खड़ा है उसको नहीं पता जो साहब आए हैं ये सरकारी अफसर हैं, पॉलिटिशियन हैं, कौन है, क्योंकि पुलिस वाला साथ बैठा है, पुलिस वाला इशारा करता है और दरवाजा खुल जाता है। तो ये प्रोटोकॉल एंजॉय करने का मसला ये है कि जो सारे हमारे अब साफी दोस्त भी एंजॉय करना शुरू हो गए। सर, कितना अच्छा इनिशिएटिव है ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अगर ली गई है वापस, मजीद जिन जिन के पास है उनसे भी ली जानी चाहिए। मैं समझता हूं सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों को मुहैया की जानी चाहिए
देखें जो हुकूमती इदारे हैं और उनका एक बिल्कुल एक बुक मौजूद है, उसका एक कायदे ज़वाबित मौजूद है कि सिक्योरिटी किसको मिलेगी और किस तरह मिलेगी। साहब उसमें मैं अर्ज करूं उसने जो आपने चूंकि उसका जिक्र कर दिया, जो अगर हम पुराने अंग्रेज के जमाने के रूल्स को हम देख लेना तो आप हैरान होंगे कि ब्लू बुक में सिर्फ 2 लोगों को सिक्योरिटी मिलती है, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बाकी सब जाली है, सब जाली। कोई ब्लू बुक, डिप्टी कमिश्नर जो है वो ब्लू बुक से हैंड ओवर करता है एक बंदे से दूसरे का, चार्ज यही तो होता है, ब्लू बुक होता है, साइफर कोड होता है। मैं ब्लू बुक बार दफा पढ़ी, कंसल्ट करता रहा हूं हर चीज, उसमें सिर्फ 2 लोग, बाकी हर वजीर आला ने, वजीर ने, उनके बच्चों ने, उनके बेटों ने वही प्रोटोकॉल ले लिया हुआ प्राइम मिनिस्टर उसका। कोर्ट्स के बारे में यह है कि अदालतों के बारे में ये चीफ जस्टिस साहब को सुन लेना चाहिए, गारदात का चैप्टर है उसके ऊपर। गारदात में यह है कि जिस वक्त हाई कोर्ट जो है वो छुट्टियां हो जाएं तो गार्ड वापस थाने चली जाए, खाली इमारत को गार्ड नहीं करेगी, यहां तक लिखा हुआ है। अच्छा चलो अब आ गया तो सिक्योरिटी अगर बढ़ गई है मुल्क का, तो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी होती है, लोग शहरों की मुल्क सब सिक्योरिटी होती है, इंसान बिल्डिंग्स की इंसानों की नहीं होती, पूरा शहर महफूज हुआ करता है। कभी किसी जात के साथ सिक्योरिटी की जाती है, चलो अगर कर भी लिया है तो उसको लॉ को तो अमेंड करो यार, कानून को तो अमेंड करो कि किसको चाहिए, किस तरह के चाहिए, किस तरह। आपको याद होगा कमल साहब के जब पिछले दिनों आज से कोई 7-8 महीने पहले जब कुछ लोगों के नाम आए थे जिनमें इनको थ्रेट है, मेरा नाम भी आया था, आपको याद होगा। और आप लेकिन मसला सारा यह है कि मैंने कई दफा कहा है कि आज तक कोई जो मरा है मलिक साहब वो गनमैन समेत मरा है, अकेला कोई नहीं मरा। चल रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा मलिक साहब एक आखिरी सवाल, चलें मान लिया ये चकाचौंध है वीआईपी कल्चर की जिसका शिकार हम सब हो रहे हैं, भले वो पुलिस वाले हैं, भले वो वकला हजरात हैं, या भले सहाफी बरादरी है जिनसे सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, लेकिन इन एनी केस अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट किसी डेंजर जोन में जाकर कोई काम करना चाहता है और वहां के डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ से वो सिक्योरिटी लेकर ले जाता है साथ, तो क्या यह भी गलत है, यह भी नहीं करना चाहिए? या नहीं, देखिए मेरे ख्याल में उसके हवाले से बड़ा क्लियर चीजें मौजूद हैं। जब अगर एक जर्नलिस्ट गया है, वो डिप्टी कमिश्नर या उस इलाके के पुलिस अफसर को इन्फॉर्म करता है कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं, उसको सिक्योरिटी दी जाती है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा नहीं होता कि उसको सिक्योरिटी ना दी जाए, लेकिन ये जो मुस्तकिल गार्ड साथ रखना, उसको उसके साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। आपकी जिम्मेदारी है। सम टाइम देखें जब थ्रेट्स आती हैं मीडिया हाउसेस को, पुलिस फराहम की जाती है, मीडिया हाउसेस के बाहर पुलिस खड़ी होती है। देखिए उसका कोई इशू नहीं है, जब भी कोई ऐसी आपके मुल्क के अंदर हालात बिगड़ते हैं तब पुलिस फराहम कर दी जाती है मीडिया हाउसेस को, और जो लोग जाके उन एरियाज में काम कर रहे होते हैं जहां सिक्योरिटी चाहिए होती है तब भी उन्हें फराहम की जाती है। ये तो जो मुस्तकिल गार्ड घर में रख के ऐसे अशखास इसके अंदर शामिल हैं जो घर से नहीं निकलते सारा दिन, उनके डीएसएनजी उनके घर के ऊपर आती है, वहीं से अपना बीपर भी देते हैं, वहीं से अपनी जो है जिम्मेदारी अदा कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथ प्रोटोकॉल लगाओ। अच्छा पर साहब मैं एक और बताऊं आपको, ये जो डिप्टी कमिश्नर गार्ड लेके घूमता है ना, ये डिप्टी कानून में डिप्टी कमिश्नर के लिए नहीं है। डिप्टी कमिश्नर के पास एक साइफर कोड होता है, वो कोड जिसके अंदर खुफिया जुबान में गुफ्तगू की जाती है, वो 1 और 4 की, यानी 1 हवालदार 4 सिपाहियों के गार्ड उसके साइफर कोड की हिफाजत के लिए होती है। वो घर में रखे या अच्छा वो साथ लेके घूम रहा होता है, जैसे साइफर कोड उसने जेब में रखा हुआ है उसकी, वो नहीं घुमा सकता। इसी तरह मैं आपको बताऊं ना कि बुनियादी तौर पर गनमैन गार्ड जो है ना, कानून में अगर देखा जाए तो उनको नहीं दिए गए, इन्होंने खुद अपने तौर पे कर दिया। अब एम्बुलेंस साथ चलाना जी देखो ये सर मेरे ख्याल में आपने बड़ी बुनियादी बात एक की है कि अगर आज नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, अगर मुल्क में आज अमन अमान की सुरतार का एक चैलेंज है, तो आप लॉ में अमेंड कर सकते हैं कि किन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, किन को किस किस्म की सिक्योरिटी दी जाएगी, किस हद तक दी जाएगी, तो उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लॉ वही पुराना है, लेकिन सिक्योरिटी अपनी मर्जी से जो चाहे जितना चाहे इस्तेमाल कर लेता है। अच्छा मलिक साहब बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है वापस ले ली गई सिक्योरिटी, लेकिन मिस यूज ऑफ द रिसोर्सेज तो है, यानी किसी ने अगर पिछले 5 साल तक मिसयूज किया और पब्लिक के टैक्स को मिसयूज किया, और उसमें आपकी सरकार भी शामिल थी, यानी सरकार का डीपीओ, आईजी, डीआईजी, उसने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, तो किसके कहने पे प्रोवाइड की, ये भी जवाब दे होगा। क्या उनका एहतसाब होगा या सिर्फ सिक्योरिटी वापस ले ली गई, बात खत्म हो गई? मेरा तो ख्याल है जी कि जो सरकारी मुलाजमीन है शायद वो पे ना कर सकें, जो हम बड़े बड़े पेटों वाले साफी हैं जिनकी लाखों की तादाद में के रुपयों में तनख्वाह है, उनको चाहिए कि जो इतने पैसे बनते हैं ना 2 गार्ड रखने के, वो सरकार को पैसे वापस कर दें, फिर उसके बाद टीवी पे बैठ के लोगों को लेक्चर दें कि हमने इस मुल्क से करप्शन कैसे। मैं एक बड़ा मजेदार वाकया सुनाता हूं, बड़ा मजेदार, लोगों को भी मजा आएगा। बलूचिस्तान के एक चीफ जस्टिस थे
तो एक आईजी होते थे, मैं नाम जान नहीं लूंगा कोई बार। तो चीफ जस्टिस साहब एक दफा आईजी जो है उस दरवाजे से जाने लगे जहां से चीफ जस्टिस जाते थे, तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि आईजी को कहें उस दूसरे दरवाजे से आए। तो आईजी ने जनाब उसको अपना वापस चला गया, लेकिन वापस जाके उसने चीफ जस्टिस के आगे जो चलती थी ना वो एस्कॉर्ट, वो विड्रॉ कर ली, क्योंकि कानून में तो नहीं होती। सुबह सवेरे उनको जब घर से निकले तो वो सू सू करती हुई नहीं थी, तो उन्होंने, उनको भी पता था कानून का चीफ जस्टिस साहब को, तो उन्होंने आईजी को बुला लिया। उन्होंने कहा जी आज आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने एस्कॉर्ट विड्रॉ किया, मुझे बताएं कि जी आपने पहले 1 साल मुझे दी किस कानून के तहत थी। बल्कि मैं आपको और ये साहब एक और मजेदार बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले भी एक महकमे के आला अहदेदार ने एक लाहौर के जो इंतजामिया है उससे मांगी सिक्योरिटी और कुछ मांगे कि वॉक थ्रू गेट्स चाहिए, हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये लिख के दूंगा पहले फाइनेंस वालों को, वहां से फाइनेंस से अप्रूवल आएगी, फिर मैं उसकी देखूंगा, उसको प्रिक्योरमेंट वालों को भेजूंगा, वो पूरा प्रोसेस का कितना अर्सा लगेगा? उन्होंने कहा 6 माह लग जाएंगे। उसने कहा जी 6 माह के फौरी कर दें। उन्होंने कहा जी मैं फौरी नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे तो एज पर लॉ चलना है, तो 6 माह के बाद आपके पास आ जाएगी। तो वो फिर उनको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। असल मसला ये है कि हम सारे अपने रोब और दबदबे के लिए चीजें इख्तियार की जाती हैं, जिससे बहरहाल अब आपकी सोसाइटी को मेरे ख्याल में निकलना पड़ेगा। जहां जरूरत है सिक्योरिटी की वहां एज पर लॉ दी जाए, बाकी गैर जरूरी इस्तेमाल उसका बंद किया जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक है जनाब। नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीजन्ड एंकर पर्सन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज नियो न्यूज, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला, तफसीली इस सारे मामले पर रोशनी डाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ख्वातीन हज़रात यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के जो निर्ख हैं उसमें ज्यादती हो रही है पूरे पाकिस्तान में, यानी बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर्टी के निर्ख बढ़ रहे हैं, लेकिन एक खास जगह है, जी हाँ एक खास जगह है जिसकी प्रॉपर्टी डी वैल्यू हो रही है। वो क्यों हो रही है, उसकी रीजंस क्या है, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, इस पर औरिया साहब रोशनी डालेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के आखिरी से में आपकी लाइव कॉल दी जाती हैं, अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आज के मौज़ूआत पर ही बात कीजिएगा। और अब हम बात करेंगे उस खास टेरिटरी की जिसकी प्रॉपर्टी डी वैल्यू हो रही है और पूरे पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब में रेट्स जमीनों के बढ़ रहे हैं। उस टेरिटरी का नाम है पैरागॉन सिटी। इस पर बात करेंगे औरिया साहब। डी वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं हो रही, गलत अच्छा। आप ना समझिएगा। अच्छा। वरना लोग कभी जाके पहुंचे महंगे जो रहे तब किधर से बैठे हैं। मैं तो हल नहीं, मैं उठाता हूं। देखिए मसला ये है कि आपने अगर एक प्लॉट खरीदा 1 करोड़ रुपए पे, तो पाकिस्तान में टैक्स चोरी करने के लिए खास सिस्टम बनाया गया है जी। और वो ये है कि उसका 1 करोड़ रुपए का कनाल है तो डीसी एक रेट लगाएगा कि ये इसकी इतनी कीमत है। उसकी बुनियाद ये बनाते हैं, वो बुनियादी तौर पर एवरेजेस का निकालते हैं कि आज तक अभी तक जो रजिस्ट्री की कीमत लिखी गई है वो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 50,000 दी है, खरीदी है उसी जगह, तो उसी मौजे में एक बंदे ने 2,000 की खरीदी है, तो एवरेज क्या निकलेगी? 50 और 2 की निकालो, 25 नहीं 50 और तो 52 को तकसीम करो ना 2 पे, 26 जी। तो 50 की बजाय तो एक छोटा सा उसका वो कर लेते हैं म्यूटेशन, एक की बड़ी कर लेते हैं, एवरेजेस करके कागजी होता है रेट निकाल कागजी होता है, किया जाता है बड़ी ठीक। अच्छा वो डीसी रेट के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, ताकि ये जो आजकल चूंकि क्यों जमीन की खरीदो फरोख्त रुक गई है कि टैक्स जो है। अब बरकी रोड के ऊपर जो कि मेरा रास्ता है, 2 स्कीमें हैं बड़ी कमाल की। एक का नाम है ग्रीन सिटी और एक का नाम है पैरागॉन। दोनों करीब करीब 7 से हैं। उनका 2016 में 15 और 16 में 15 की जून को जो टैक्स लगा था, पैरागॉन की कीमत उसने किसी अच्छा आदमी होगा उसने जाकर असेस किया 2,80,000 रुपए मरले के हिसाब से, ठीक है। और जो दूसरा था ग्रीन सिटी उसका था 2,50,000 रुपए मरला, ठीक, करीब करीब थे, ठीक। 56 लाख था उसका कनाल का और 50 लाख था इसका कनाल का, ठीक। 2016-17 में कोई बंदा गया, अस्सलाम वालेकुम डिप्टी कमिश्नर साहब, जरूर जनाब
जनाब हुक्म करो सी कर देंगे। जनाब बताएं क्या। हाँ जनाब अब पता नहीं कौन गया जी, ये उस डिप्टी कमिश्नर से शहबाज शीर साहब को आपको तो पता होगा। और नहीं शहबाज शीर साहब को पूछना चाहिए। अच्छा अच्छा, पैरागॉन की रेट हो गया एक साल में 2,80,000 से 1,25,000 पे मरला, माय गॉड, अंदाजा करें। और कनाल हो गया 25 लाख का। हाँ ठीक, और उसके बाद ग्रीन सिटी का 2,10,000 बढ़ गया, 2,60,000 हो गया। अच्छा, और 52 लाख की, वो 50 लाख से 52 लाख की कनाल हो गई, ये 56 लाख से 25 लाख की कनाल हो गई। आधो आध का फर्क पड़ गया, वापस आ गया, रिवर्स हो गया। अचानक मेरा ख्याल है पैसे बचाने के लिए जल्जला आया जी, सारे मकान गिर गए, सैलाब आया, खड्डा बन गया। पैरागॉन नहीं 2016 में केस नहीं चला पैरागॉन में। अच्छा 2016 आज 3 साल पहले केस का मामला पनामा भी नहीं आया था यार, अभी पनामा नहीं आया। अच्छा, उसके बाद इसका एक रेट बनाता है एफबीआर जी। एफबीआर ने इसी बुनियाद के ऊपर पैरागॉन का जो रेट लगाया वो 1,50,000 पे मरला। उन्होंने कहा हम तो 25,000 ऐड कर देते हैं फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन इनका जो ग्रीन सिटी था इनका 2,60,000 रुपया है 5,24,000 कर एकदम डबल हो गया। ये दोनों जो है साथ साथ हैं, साइड बाय साइड है, साइड बाय साइड ना। पैरागॉन इज ह्यूज। जी। अच्छा, मसला सारा ये है, ये रखा इसलिए गया था कि एक 40 लाख के 45 लाख पर टैक्स नहीं होता, इससे ऊपर नहीं। पाकिस्तान में हर इलाके का डीसी रेट बड़ा है, पैरागॉन का से डिप्टी। मेरी दरखास्त है शहबाज शीर साहब से कि ये जरा पूछें कि ये टैक्स और ये टैक्स, इसका मतलब है कि इतना जो भी म्यूटेशन हुई है टैक्स चोरी हुआ है, और ताकि यहां पर जो जमीन खरीदेगा उसको कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। और जो मैं डी वैल्यू की बात कर रहा था वो इन्वर्टेड कॉमास में थी, जिसको डिफाइन कर दिया औरिया साहब ने जी। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कौन साहब, कहां से जनाब? सर मैं बिलाल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बिलाल साहब, क्या कहेंगे? कैसे हैं सर? करिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। जी सर, इन शॉर्ट मेरा सजेशन कह लें या पॉइंट ऑफ व्यू कह लें, मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ये कैसा तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने कि ये एक बंदा, एक कोई भी नुमाइंदा 3-3, 4-4 हलकों से खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसने सीट एक रखनी होती है। या तो उस बंदे को जितनी सीट जीत गया उतनी वैल्यू, मतलब उस बंदे की उतनी सीट्स होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा। या एक बंदा खड़ा ही एक हल्के से हो, ताकि जो बाकी बाद में इलेक्शंस हो रहे हैं वो भाई जो खर्चा होगा वो भी हमारे टैक्सेस की वजह से होगा ना। अच्छा, हाँ ये बात ठीक है। तो ये डबल इलेक्शन, ये आपकी सजेशन ठीक है, ये आपकी सजेशन ठीक है कि जो बंदा एक सीट से ज्यादा खड़ा होता है जी, अगर वो बाकी सीट से जीत जाए तो अगले इलेक्शन का खर्चा वो देगा। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ठीक, जायज बात है, बहुत जायज बात है। लेकिन अगर सारों पे हार जाए तो फिर That's the point as well. अच्छा, नहीं वो किया भी इसलिए कॉल एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, राशिद महमूद लाहौर से। जी राशिद महमूद साहब, क्या कहिएगा? जी औरिया साहब से मैंने ये सवाल पूछना है कि जो सूद के खिलाफ एक पटिशन चल रही है कोई 1990 की दहाई के करीब से, काफी देर से, उसका स्टेटस बता दें और ये बता दें कि उसके जितने पटिशनर हैं वो कौन कौन हैं, और क्या इन पटिशनर में कोई ऐसे पटिशनर तो नहीं शामिल जो जानबूझ के इसको इल्तवा में डालने के लिए मुतफरिक दरखास्त। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में एक फैसला दे दिया था। हुआ यह था कि हजरत किबला ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस्लामी शरीयत कोर्ट बनाई थी तो उस पर एक पाबंदी लगाई थी कि 10 साल तक ये फाइनेंशियल मैटर्स नहीं सुन सकती, और फाइनेंशियल मैटर्स जो थे वो जो है उन्होंने जब जैसे ही वो पाबंदी उठी, ज़ियाउल हक साहब भी चले गए थे, देहांत हो गया था उनका, तो और हक मगफरत करे, हम क्या कह सकते हैं। उसके बाद लोगों ने अचानक, और कई लोग पटिशन वहाँ चली, जब वो पटिशन चली तो उसके ऊपर हुआ ये था कि इस्लामी जो शरीयत थी, जो इस्लामी शरिया कौंसिल जो थी, उन्होंने फैसला दे दिया सूद की पाबंदी का। ये 92 की बात है। 92 में उस वक्त नवाज शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, अल्लाह ताला उनके खताएं माफ करे। वो फौरन एकदम उछले और उन्होंने सूद के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पेंडिंग केस कर दिया और वो चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनना शुरू किया, ठीक, उस अपील के ऊपर। अपील करने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चलेगी 99 में, अक्टूबर 99 में जब गई तो उस दौरान मुशर्रफ नए आए थे, तो उसमें महमूद अहमद गाजी जो थे वो थे उसके अंदर मेंबर,
जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद थे, मौलाना खलील अहमद थे, मुनीर शेख थे जी। और एक और थे। 99 की एंड में दिसंबर में अभी मुशर्रफ संभले नहीं पाया था, तो उन्होंने पूरा 1000 सफ़े का फैसला दे दिया। और इतना तफसीली फैसला है जिसकी सब छपा हुआ है, किताबों में छप चुका है। उसके ऊपर हुआ ये कि तकी उस्मानी साहब ने लिखा, अब जब दस्तखत करने लगे तो उनको पता चला कि ये तो कल दस्तखत ऐलान हो रहा है फैसला, तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कहा बेंच तोड़ दो। तो उन्होंने महमूद अहमद गाजी साहब को बिठाया, महमूद गाजी साहब का कि आप तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना रहे हैं, तो उन्होंने हलफ ले लिया। उस सुबह जब आए तो दस्तखत करने लगे तो उन्होंने कहा आप तो दस्तखत नहीं करते, आप तो जज नहीं रहे, क्योंकि आपने वहां हल्फ उठा लिया। उसने चाल चले कि अल्लाह ताला मकरू मकरा, अल्लाह जब मकर करने वालों को अल्लाह अपनी चालों से फिर खत्म करता है। वो जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैक्सिमम ऑफ 2 जजेस होने चाहिए उससे उलमा में से, तो तकी उस्मानी साहब मौजूद थे, फैसला आ गया। अब मुशर्रफ साहब को वो पड़ गई, मुशर्रफ तेज आदमी था, उसने यूबीएल से एक दरखास्त जमा करा दी। उस दरखास्त के काजम रजा साहब जो थे, ये वो वकील थे, इन्होंने वहां पर अब होता यह एक रिव्यू पिटीशन गई। रिव्यू में होता वही जज होते हैं, हम सारे को, जैसे वजीरुद्दीन को फारग कर दिया, पीसीओ आ गया, उसको खलील रहमान को फारग कर दिया, तकी उस्मानी साहब को फारग कर दिया, एक अकेले मुनीर शेख रह गए। और अरशाद हसन खान जज जो थे, पीसीओ सही बिल्डर, उन्होंने कहा एक कभी नहीं होता, जुडिशियल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फैसला जब हो इस तरह का मसला हो। उन्होंने कहा कि हम ये फैसला कलअज़म करते हैं और हम शरीयत कोर्ट को भेजते हैं। हालांकि होना चाहिए कि अगर फैसला गलत है तो खुद फैसला लिखो, उन्होंने नहीं लिखा। उसके ऊपर शरीयत कोर्ट के पास गया, आज तक कोई इस्लामी नजरियाती काउंसिल की वो नहीं बन सकी। एक दफा हम गए थे, उसके बाद उन्होंने जब शुरू किया तो उसका पेंडिंग शुरू, फिर उसके बाद मैंने उस दिन भी कहा था ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एक जज को, और जब दोबारा उन्होंने कहा कि आप ये रिव्यू नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा जो सूद देता है, ठीक है, उसको अल्लाह पूछेगा, ठीक है, और जो नहीं लेता, ठीक है, वो ठीक है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जो कत्ल करता है उसको अल्लाह पूछेगा, तुम सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो। ठीक है, और ये सब आपकी इजाजत से मेरे ख्याल में प्रोबेबली इट विल बी द लास्ट कॉलर ऑफ द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कौन साहब कहाँ से? असगर अली रहीमियर खान से सर। जी असगर साहब, क्या कहिएगा? यार सवाल तो इस प्रोग्राम के हवाले से नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदारों के हवाले से है। जी जी पूछिए पूछिए। किसानों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। आज मिल बंद हो गई हैं और लाइनें लगी हुई हैं तकरीबन काफी किलोमीटर। तो आज आप मरीम नवाज और नवाज शरीफ शायद है ना, उनका उनकी गवर्नमेंट है, आप उनको कहते हैं वहां जाके, आज सादकाबाद में थे ना वो जी, वो सर हमारे से थोड़ा सा दूर है, हम खानपुर सिटी के हैं। पूरा इलाका जिम्मेदारों का है ना सारा। मेहरबानी करके एक प्रोग्राम कल का रखें। चलो करते हैं, कल ऊपर सर करते हैं, मेहरबानी करें सर। औरिया साहब करते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान मैं हाजिर। हमने 2 दफा वो खाकवानी को बुलाया था, जो अब बकायदा उसके ऊपर हमने बार बार ये कहा है। जी हाँ, तो हमने बहुत किया, हम दोबारा करेंगे, लेकिन कल हम चूंकि मंडे को आएंगे, कल हम प्रोग्राम होता नहीं हमारा, इंशाल्लाह मंडे को वादा रहा, इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ख़वातीन हज़रात आपकी शिरकत का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक के लिए फेसबुक और ट्विटर हाजिर है। प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।